Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. So today we are going to, do or start the revision series on work power energy. Okay. तो आज का जो सेशन है मैं इसको एकदम सिंपलिस्टिकली स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और किन किन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। So take out your copies and pens. It is a completely workout session. So everybody is expected to work, which I am asking them to do. Okay, so let's start. Just give me a moment. Okay, so सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन की, ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद द टॉपिक वर्क पावर एनर्जी। सबसे पहले वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो है dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन है। अगर आप मेरे एक्चुअल नोट्स को देखोगे तो मैंने इसके ऊपर एक्चुअल नोट्स पढ़ाते वक्त, एक्चुअल जब ये चैप्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें और की है, एंड देन आई हैव टॉक्ड अबाउट वर्क डन, राइट। और मैंने बहुत सारी और बातें की है। तो अब रिवीजन में मैं मेन इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ कि वर्क डन की जो बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, राइट। ये मेरी वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर है ये फंडा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, दिस इज द स्टार्ट गाइस। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हम बिल्ड करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको वर्क डन कभी भी बोला जाए तो यू शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एंड देन योर एंटायर वर्किंग वुड स्टार्ट, ठीक है। ये आपकी समझ होनी चाहिए। सो जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब अगर एफ वेक्टर कांस्टेंट है, then total work done is f वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, f वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। so dot integration of ds vector will give me s vector. so this is what is the definition of total work done, ठीक है। this is what is the definition of total work done. So total work done will be equal to f vector dot integration of ds vector which is f vector dot s vector. क्या क्लियरिटी है ये? So this is what is my total work done, ठीक है। तो ये वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्विकली एक रिकैप करना चाहता हूं आपके साथ ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली? डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में डॉट रखना, मतलब इसको ये रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट।
आपको पता है कि ये डॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लीकेशन होने के लिए डॉट के दोनों साइड में क्या होना चाहिए? नंबर्स। अगर डॉट के दोनों साइड में वेक्टर्स है, दिस इज कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जो होता है, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वेर थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। I would ask all of you who are present here as participants today, do you have basic idea about dot product of vectors जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है. I want a raise of hand because I need to understand how many of you really understands this. Because ये नहीं समझ पाओगे तो फंसते रहोगे भाई, है ना? तो सब लोग बोलो, all the participants. Okay, very less people have raised their hand, not even 50%. You are aware of this. अगर ये पता नहीं है तो आगे फंस जाएंगे. All people raise your hand so that I can get a feel whether you understand this or not. 50% जनता ने हाथ उठाया, 50% जनता ने हाथ नहीं उठाया. क्या ये सबको आता है? ओके, सो मैंने यहाँ पे एक रिकैप करवाया है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आएगी ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट, angle between two vectors. How we find out angle between two vectors? Angle between two vectors will be found out by putting the two vectors in which orientation? Tail to tail orientation. अगर हम दो वेक्टर को टेल टू टेल ओरिएंटेशन में रखें तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है, तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है, that will be called as the angle between two vectors. तो इन दो वेक्टर को टेल टू टेल रखा तो इनके बीच का स्मॉलर एंगल ये है. So this theta will be called as the angle between two vectors. So दो वेक्टर को टेल टू टेल रखेंगे तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा that will be the angle between two vectors. क्या क्लियर है ये? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, वो ये है कि दो वेक्टर हमेशा टेल टू टेल ओरिएंटेशन में रखे हो ये जरूरी नहीं है. Can two vectors be kept in any other orientation as well? Now it is your task to convert from that particular orientation to tail orientation by using allowable movement. Are you understanding what I'm trying to say? So important tip is that if two vectors are not arranged tail to tail, then we have to arrange them in tail to tail fashion to get angle between two vectors. Now the question is we have to arrange them. So if I read this statement, we are getting a feel that we have some way of getting it done. So what is the way of getting this done? Is it allowable movement of vectors? Is it allowable movement of vectors? And what is allowable movement of vectors now? What is this? Allowable movement of vectors is vectors can be moved along their line of action or parallel to their line of action without changing
What? Without changing what? Two things, right? What are those two things? First, length of the vector, and second is tail to head direction. Tail to head direction. क्या इसको हम लोग बोलते हैं अलाउबल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स। अलाउबल मूवमेंट के जरिए हम किसी भी दो वेक्टर को जो टेल टू टेल ओरिएंटेशन में नहीं है उनको टेल टू टेल में ला सकते हैं टू गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या ये सबको समझा है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला है। इज दिस रिस्पॉन्स, इज दिस लैंग्वेज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट टिप में डाला गया है। क्या ये सबको समझा है कि if two vectors are not arranged in tail to tail, then we have to arrange them in the tail to tail fashion to get the angle between the two vectors, and how we are going to achieve it by using allowable movements, by using allowable movement. Now the concept is, what is allowable movement? तो allowable movement क्या है ये मैंने लिखा है। ये सब चीजें हम लोगों ने एक्चुअली डिटेल में पढ़ाई की है इन क्लास। अभी फिलहाल एक स्नैपशॉट। आर यू एबल टू रिकॉल एवरीथिंग नाउ? और जिन लोगों का वीक फंडा था, क्या आपको समझ में आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? ये नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। क्या क्लियर है ये? अब देखो, इसमें डॉट प्रोडक्ट में कुछ और चीजें काम आएंगी, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम प्रैक्टिस ऑन डॉट प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या क्या काम आने वाला है। सपोज इफ आई से find angle between two vectors। सपोज एक वेक्टर मैंने लिया 2i कैप प्लस 3j कैप और दूसरा वेक्टर लिया 3i कैप प्लस 4j कैप। Suppose if I ask you to find out the angle between two vectors, before I go there, I want to ask you, if I write a vector as 2i vector plus 3j vector, do you understand that this is called as the, I cap j cap notation of a vector? ये वेक्टर को आई कैप जे कैप नोटेशन में रिप्रेजेंट करने वाला तरीका है, राइट? दोनों वेक्टर को देखो मैंने आई कैप जे कैप नोटेशन में लिखा है, ठीक है? तो अब इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आ जाएगा a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a वेक्टर, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो इससे जो cos थीटा आएगी दैट विल बी a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ab। इसको समझना है। ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर्स है। तो न्यूमरेटर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट एंड डिनोमिनेटर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर्स। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हम कर रहे हैं ये हम क्या करेंगे, देखो इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। एवरीवन समझा क्या? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरी गुड। ये वैल्यू जो न्यूमरेटर वाली है ये कितनी आएगी? और a इंटू बी करेंगे, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाउ वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, राइट? क्या ये होता है मॉड्यूलस, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट? And how we will write down the magnitude of b vector, guys? Is it under root of 3 square plus 4 square? Everyone, अब देखो a को हमने क्या लिखा? a को हमने लिखा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्या ये a वेक्टर का मॉडुलस इज ओनली a, और क्या ये b वेक्टर का मॉडुलस इज ओनली b? एवरीवन क्लियर है ये? So 2i cap plus 3j cap dot 3i cap plus 4j cap under root of 2 square plus 3 square into under root of 3 square plus 4 square। क्या ये सबको समझा एवरीवन?
आई होप यू गॉट दिस राइट। तो अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट करूं, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए करना ये होता है कि आई कैप वाले कोफिशिएंट अलोंग विथ साइंस मल्टीप्लाई कर लो। तो आई कैप वाले कोफिशिएंट अलोंग विथ साइन क्या आ जाए, +2 इंटू +3 इज इट 6। उसके बाद जे कैप वाले जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करें विथ साइन। तो जे कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, +3 +4 इज 12। और नीचे आ जाएगा √13 इंटू √25। तो इट इज लाइक 18 अपॉन √13 इंटू 5। ये आया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी की वैल्यू विच इज कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आई 18 अपॉन 5 √13। अब ये है नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो जो एंगल होगा आंसर्स में वो एंगल आएगा कॉस इनवर्स के टर्म में। समझा कि नहीं समझा? ये आ जाएगा कॉस इनवर्स के टर्म में। क्या क्लियर है ये? अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है। जैसे अगर कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई है तो आप डायरेक्टली लिखोगे थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। अगर cos थीटा की वैल्यू √3/2 है तो डायरेक्टली लिखोगे थीटा की वैल्यू क्या, 30 डिग्री। तो अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज है देन यू विल पुट इट इन द फॉर्म ऑफ cos इनवर्स। क्या ये समझा सबको? एवरीवन इज ओके विद दिस बेसिक मैथ्स का जो मैंने रिकैप करवाया? आई होप यू गॉट दिस राइट। ओके चलो आ जाओ अभी। अब कुछ सवाल लेते हैं, ये बेसिक, ठीक है, बेसिक। अब देखिए आप, सपोज मैं बोलूं एन ऑब्जेक्ट, जो जो सवाल मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे सारे सवाल, ठीक है, और मेरे साथ साथ बनाएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर टू अ पॉइंट बी जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of a constant force, लैंग्वेज समझना, under the influence of a constant force F vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton. This is the constant force that we are talking about, right? Under the influence of a constant force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन by this force। ठीक है, आइए मिलके इसका सॉल्यूशन वर्कआउट करते हैं। कैसे करें? देखिए, वर्क डन की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहीं से स्टार्ट होगी, सारे प्रॉब्लम ऐसे ही करने हैं। अब आपकी स्पीड होगी कितना स्पीड आप कर सकते हो और कितना लॉजिकली समझ सकते हो। एफ वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट डीएस वेक्टर। ये जो ds वेक्टर है यहाँ पे समझना, इसको हम लोग लिखेंगे एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप वेक्टर। ये समझने वाली चीज है, ये जो लिखा है ये आपकी समझ होनी चाहिए। कैसे लिखा सर आपने? देखो, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds अगर लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के हम 3 कंपोनेंट कर सकते हैं अलोंग x y एंड z एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखो, सपोज हम x और y कोऑर्डिनेट में है, मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट s हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट के हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, वन अलोंग x एक्सिस एंड द अदर अलोंग y एक्सिस। तो इस s वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एज, जो कंपोनेंट इधर है, मान लो ये x है ये y है, इट इज x i कैप प्लस y j कैप फ्रॉम आवर बेसिक ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से एस वेक्टर को हम लोग एक्स वेक्टर प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू एस वेक्टर। समझे? 3D में ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा एस वेक्टर।
तो अगर ds वेक्टर लिए हैं तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप हो जाएगा। क्या आपको ये स्टेप समझा? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको अभी समझाया, फिर से आपके लिए कर रहा हूँ। आई कैप के कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर जे कैप के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लें विद साइन, फिर के कैप के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लें विद साइन। जब आप ये करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 2dx प्लस 3dy प्लस 4dz, दिस इज dw। तो वर्क डन टोटल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dz। ध्यान से देखो। अब बताओ तो ये समझा क्या, टोटल वर्क डन क्या किया मैंने, ये dw आया, यही स्टेप से इस स्टेप का जो जंपिंग है ये सबको समझा। तो वर्क डन टोटल अगर मुझे निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना dw का। तो इंटीग्रेशन किया तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, क्या 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। क्या सबको समझा? अब बताओ तो लिमिट्स कहां से कहां तक, एक्स की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी। क्या एक्स जा रहा है 1 मीटर से, सॉरी 2 मीटर से 1 मीटर तक जा रहा है एक्स, इनिशियल है 2, फाइनल है 1। वाई क्या 3 मीटर से 2 मीटर जा रहा है, और जेड क्या 4 मीटर से 3 मीटर जा रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 2 dx का इंटीग्रेशन आएगा x 1 माइनस 2 प्लस 3 2 माइनस 3 प्लस 4 3 माइनस 4। क्या रिजल्ट आ जाएगा, -2 -3 -4 इज इट -9। तो -9 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस फोर्स। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि फोर्स जो लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में ना होके इसका अपोजिट में हो रहा है, इसलिए हमें नेगेटिव वर्क मिला। क्या क्लैरिटी है ये फंडा? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बेसिक सवाल। इसमें सीखा क्या आपने, इसमें सीखा कि हमारा बेसिक डेफिनेशन जो वर्क डन का है वो हम यूज कर रहे हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। सबने नोट कर लिया? नोटेड? बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 is equal to 2i cap plus 3j cap meter to position vector r2 equal to 4i cap plus 6j cap meter under the action of force which is 3x square I cap plus 2y j cap Newton. Find work done by this force. Find work done by this force. ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? How to solve this? An object displaced from position vector r1 to position vector r2 under the influence of this force. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? How to solve this? तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, अगर आप अकल लगा पा रहे हो, देखो ये ना अभी पोजीशन वेक्टर दे दिया है तो इसको थोड़ा सा फील करो। और ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर जब आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे सिर्फ आई कैप और जे कैप पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये फील आ गया कि सब कुछ 2D में हो रहा है, 3D की जरूरत नहीं है हमें, राइट? तो हमारे पास इनिशियल जो पोजीशन है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, और फाइनल पोजीशन जो है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 4,6।
तो हम 2,3 से 4,6 जा रहे हैं। अगेन बेसिक से करेंगे। क्या हमारा डी डब्ल्यू का जो बेसिक वर्क डन का डेफिनेशन है, क्या ये है एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर? ये समझा क्या सबको? क्लियर है ये? एफ वेक्टर क्या लिखेंगे? और डी एस वेक्टर क्या लिखेंगे? ठीक। क्या ये मेरा डी डब्ल्यू हुआ, विच इज 3x² dx प्लस 2y dy। क्या ये समझा सबको? दिस इज डी डब्ल्यू। सो टोटल वर्क डन क्या होगा? इज इट इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग देखें, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बताओ? x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? क्या 2 से 4 तक? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या ये 2 से 4 तक वेरी कर रही है? तो x का इनिशियल लिमिट 2, फाइनल लिमिट 4। क्लियर है? और y कहां से कहां तक वेरी कर रही है? क्या 3 से 6? तो y का इनिशियल लिमिट 3, फाइनल लिमिट 6। क्या ये समझा सबको? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है? अब ये इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। क्या ये इंटीग्रेशन सबको आता है? क्या ये सबको इंटीग्रेशन आता है? बहुत बढ़िया। डिड यू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन प्रोसेस? क्या ये आता है सबको? अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन आता है? इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन कीजिए, बेसिक इंटीग्रेशन है। 3 जो है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम x³ by 3। लिमिट्स डालिए 2 to 4, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, y² by 2, 2 इधर बाहर आ गया, लिमिट्स डालिए 3 से 6। तो ये आ जाएगा 3/3 कैंसिल हो जाएगा, x³ 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9। 64 माइनस 8 इज 56, 36 माइनस 9 इज 27। ठीक है? सो 56 प्लस 27 कितना आ जाएगा? 3 कैरी 1, 83। सो वी आर गेटिंग 83। क्या क्लियर है ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो वी आर गेटिंग 83। क्लियर है? सो टोटल वर्क डन इज 83 जूल। क्या ये सबको समझा? इज दिस अंडरस्टूड? क्लियर है ये? गुड। एक और सवाल देखो, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, एक और सवाल देखो। एन ऑब्जेक्ट इज दिस, पार्टिकल मूव्स or a body moves along x-axis, a body moves along x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meters, x equal to 0 to x equal to 5 meters, under the influence of a force F is equal to, ये influence है, under the influence of a force F is equal to 3x² minus 2x plus 7 Newton. Find work done. क्या निकाल सकते हो? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्या निकाल सकते हो? क्या फिर से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एफ क्या आ जाएगा और डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा?
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 3x² माइनस 2x+7 न्यूटन, ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ही नहीं। तो क्या हमारा ये जो dy कैप और dz के कैप है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस 2x+7, ये आई एक्सिस के अलावा मूवमेंट है, फोर्स वेरिएशन है, प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। अब देखो ये जीरो होने के कारण मल्टीप्लीकेशन में ये dy और dz वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ हमारे पास होगा 3x² माइनस 2x+7 इंटू dx। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा dw, सॉरी ये आएगा हमारा dw। सो टोटल वर्क डन क्या आएगा, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं सभी स्टेप्स आपको बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x+7 इंटू dx। सबको समझा है? x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, क्या 0 to 5 दे दिया गया क्वेश्चन में, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। कैन वी परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन? अगर ये इंटीग्रेशन हमको आता है तो हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्लियर है ये एवरीवन? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी ऐसे सवालों में, so we should be mentally prepared to use integration approaches to solve these varieties of problems। क्या क्लियर है ये? समझा क्या? यस और नो? क्लियर है ये? सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट राइट। सबको समझाइए। ओके, इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। Okay, now let's talk about some more questions on work done by different varieties of forces which we have studied in Newton laws। ठीक है? So we will now talk about some question varieties where we will be having work done by different types of forces, like work done by gravity, work done by normal reaction and work done by friction। इन सब क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम समझेंगे चीजों को अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिए। आंसर इज 105 जूल। आई डोंट नो, हैव यू सॉल्व दिस एवरीवन? कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जो बच्चे को इंटीग्रेशन आता है उसको दिख जाएगा। वन 35 जूल आ रहा है। 100 जूल, मैंने कुछ गड़बड़ किया? वन 35 जूल आ रहा है आंसर, प्लीज चेक। ओके ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल फ्रिक्शन। अब सुने ध्यान से, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल फ्रिक्शन। एक सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, calculate the work done against gravity by a coolie carrying a load of mass 10 kg on his head when he moves a distance of 5 meters uniformly
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा अपवर्ड्स वर्टिकल, जी की वैल्यू आप एज्यूम करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है। बताइए, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय अ कूली कैरिंग अ लोड ऑफ मास 10 kg ऑन हिज हेड व्हेन ही मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए ये सवाल जो एकदम बेसिक सवाल है, देखिए ये लोड है, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हमें किस फोर्स का वर्क डन चाहिए। देखिए जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि किस फोर्स का वर्क डन, बिना फोर्स जाने हम वर्क डन निकालने के पीछे ना जाएं। किस फोर्स का वर्क डन आप पूछ रहे हो, तो यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाइड है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रही है, क्या वो ऐसे लग रही है, ठीक है, 10 kg है, तो 10 kg है, तो 10 kg, क्या ये 100 न्यूटन फोर्स लगेगा इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। अब पहला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो इस तरफ है अलोंग द रेड कलर वेक्टर, बट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन नीचे। सो ध्यान से देखो, हमने जो अभी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, क्या ये 90 डिग्री है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है, अलोंग सेम डायरेक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर करेंगे तो एस वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करता हूँ, क्या वो जीरो वेक्टर आ जाएगा, क्यों, या जीरो आएगा, सॉरी जीरो वेक्टर नहीं, क्या वो जीरो आएगा, हाँ। क्यों जीरो आएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर केप्ट टेल टू टेल। ध्यान से देखो कि हमने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रख दिया है। अभी आप बोलोगे सर इसका टेल कहाँ पे, यहाँ पे आया, तो इसका टेल यहाँ पे है। क्या आप इसको टेल टू टेल रखने के लिए क्या इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दोगे, रेड कलर वाला वेक्टर को, तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल आ जाएंगे, यस और नो। तो क्या तब जो एंगल आएगा, क्या वो एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन। अब देखिए अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन जो सेकंड वाला है वो है अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब देखो, अब जो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या ये इस तरफ हो गई अपवर्ड, और इसका जो वेट वेक्टर है क्या वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब मैं यहाँ पे देखो वेट वेक्टर, ये वर्ड्स ऐसे यूज कर रहा हूँ, वेट वेक्टर। तो ये देखो, वेक्टर की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे अकल लगाना पड़ेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये 100 न्यूटन जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखनी है तो क्या मैं उसे लिखूंगा 100 न्यूटन माइनस जे क्या, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या उसे मैं लिखूंगा 5 मीटर प्लस जे कैप। तो जो वर्क डन होगा, क्या वर्क डन हो जाएगा, बिकॉज देखो ये फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, विल इट बी 100 न्यूटन माइनस जे कैप डॉट 5 मीटर प्लस जे कैप। क्या जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो 100 इंटू 5 करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, देखो -500 जूल। न्यूटन मीटर जो है ये यूनिट जूल की होती है, तो -500 जूल इज योर आंसर। क्या क्लियर है ये, क्या सबका आंसर आया है, क्या ये सबका आंसर आया है, बेसिक सवाल, क्या सबका आंसर आया है एवरीवन, -500 जूल, एकदम बेसिक सवाल है, सब लोग कर पाए हो एवरीवन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुली का सेटअप है, देखो
आप न्यूटन लॉज में पुली वुली बहुत कर चुके हो। पुली का सेटअप है, यहाँ पे एक मास है 2 kg और यहाँ पे एक मास है 3 kg। ये पुली ऐसे सीलिंग के साथ लटका हुआ है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग 4th second. Find the work done by gravity during 4th second after the system is released from rest. After the system is released from rest. Find the work done by gravity during 4th second after the system is released from rest. अब इस सवाल में पहला, find the work done by gravity on 3 kg, B on 2 kg and C both. 3 cases है. Find the work done by gravity on 3 kg block 4th second after the system is released from rest. अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? कैसे करोगे इस सवाल को? सोच के बताओ। How to solve this? Any idea? Who wants to answer this? Anyone who wants to participate and answer to this question? Okay. Fine. I'm getting few answers. How would you go about solving this? देखो, ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 kg ब्लॉक का और 3 kg ब्लॉक का इन द 4th सेकेंड। Okay, so I'm putting that question in front of you again. So it was something like this. एक पुली था, मान लो ये 2 kg है और ये 3 kg है, ठीक है। आपसे पूछा गया था फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग 4th second after system is released from rest, ठीक है, on 2 kg 3 kg and C both. Okay, as I was telling you, what you need to do is, first of all, you need to apply Newton law to find out the acceleration of the system. Did you all apply Newton law? बेसिक चीज है। क्या 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? क्या इधर आएगा टेंशन T? क्या 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे?
ये आएगा 30 न्यूटन और ये आएगा टेंशन। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे 3 kg ब्लॉक जाएगा नीचे, इसकी एक्सेलरेशन ए होगी इधर, और ये आएगी ऊपर, इसकी एक्सेलरेशन ए होगी इधर। आप चाहो तो A1 A2 मान लो, फिर कांस्टेंट रिलेशनशिप लगा के A1 और A2 दोनों को बराबर कर दो। मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन दोनों की ए है। क्या क्लैरिटी यही है एवरीवन? अब न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करो, एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है तो फोर्स प्लस, एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है तो फोर्स माइनस। तो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए हो जाएगा T-20 इज 2a, ये हो जाएगा 30 - t, सो 10 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुन लो, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और क्या ये एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का है? ठीक है, ओके। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द 2 kg ब्लॉक इन द 4th सेकंड आफ्टर 4th सेकंड। तो क्या अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड निकालना पड़ेगा? क्या इसका फॉर्मूला आपको किनेमेटिक्स से याद है? इट वाज समथिंग लाइक u plus a by 2 into 2n minus 1. You remember this? Displacement in the nth second. तो बिकॉज ये 4th सेकंड है तो n की जगह पे 4 डालेंगे। याद आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप ला चुके हो, इट इज 2, n की वैल्यू 4, इज इट 7? तो 7 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड। अब हम देखते हैं कि what is the work done on 2 kg block. Let's first talk about 2 kg block. What is the work done on 2 kg block? Let's first talk about that. तो work done on 2 kg block, क्या ग्रेविटी फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन? क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ कितना? 7 मीटर। तो वर्क डन निकालने के लिए इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 20 न्यूटन को? इज इट 20 न्यूटन माइनस जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में? इज इट 7 मीटर प्लस जे कैप। तो जो वर्क डन होगा क्या वो हो जाएगा 20 माइनस जे कैप डॉट 7 प्लस जे कैप। क्या माइनस जे इंटू प्लस जे 1 हो गया, 20 इंटू -7, क्या ये आ जाएगा -140 जूल। तो -140 जूल इज द वर्क डन। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? तो वर्क डन ऑन 2 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg ब्लॉक इज -140 जूल। 3 kg ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सो 3 kg ब्लॉक का वेट लग रहा है इधर 30 न्यूटन और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इधर 7 मीटर से। सर इसकी भी डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे, तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की वो सेम है, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इन द 4th सेकेंड। यस और नो? तो ध्यान से देखो, ये कितना आ गया 7 मीटर एंड 30 न्यूटन। तो वर्क डन इसका कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इट 30 इंटू 7, 30 माइनस जे कैप, मैं इसको पूरा लिख रहा हूं, डॉट 7 माइनस जे कैप। क्या ये आ जाएगा 210 जूल। सो वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक एंड वर्क डन ऑन 3 kg ब्लॉक, क्या ये दिख रहा है? ये दोनों अलग अलग होते हुए, एक आ रहा है -140 जूल, दूसरा आ रहा है +210 जूल। सो टोटल वर्क डन ऑन बोथ जो है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बोथ का? विल इट बी -140 प्लस 210? इज इट 70 जूल? इज इट 70 जूल? yes or no? So total work done on both the blocks together, is it 70 joule? समझे क्या आप? बेसिक क्लियर है? फंडा एकदम बेसिक सवाल, क्लियर है? टफ नहीं है, एकदम बेसिक अभी बिल्डअप हो रहा है। क्लैरिटी यही है? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ू आगे।
ठीक है, ये देखो a rigid body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of horizontal force of 7 Newton on a table with mu k equal to 0.1. कैलकुलेट, ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है ये। कैलकुलेट, पहला, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी इन 10 सेकेंड्स। जिनको जिनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दे कैन स्टार्ट वर्किंग। वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी in 10 seconds. D, change in kinetic energy of body in 10 seconds. ठीक है, this is what is the understanding that we are having. Clear है ये? Okay. अभी सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी देखो, प्रैक्टिकल वर्किंग टिप ये है कि किसी भी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में बिना फ्री बॉडी डायग्राम के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन करना चाहिए, क्या हो रहा है सिचुएशन को समझने के लिए। ठीक है, बिकॉज ये एंटायरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो रटने का स्कोप इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। वर्क पावर एनर्जी, देखो मैं बताता हूँ, पूरे मैकेनिक्स में इनफैक्ट देखो, अभी आपको पता है कि अभी आप हीट कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, जैसे कि रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट का कलर ऐसा दिखता है, वो मोर और लेस आपको लगेगा कि इट इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, बट वो है कॉन्सेप्चुअल कि क्यों ऐसा ही होता है, क्यों ऐसा ही होता है। उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा थ्योरी का एस्पेक्ट आता है। लेकिन ऐसे वर्क पावर एनर्जी में थ्योरी का एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हो, सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। बनाते हैं। रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियल रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। ये देखो, सपोज मैंने ये सरफेस बनाया और ये मैंने ब्लॉक बनाया। एक्चुअली ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर है, लेकिन मैं थोड़ा गैप दिखाया ताकि मैं फोर्सेस दिखा सकूं। देखो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर, विच इज 7 न्यूटन। बिकॉज इट इज मूविंग इनिशियली एट रेस्ट, मूव्स अंडर, मतलब it is moving. So if it is moving, then we are definitely having the kinetic friction which is acting in this direction. Kinetic friction, which is mu k into n, which is 0.1 into normal reaction. इसका normal reaction क्या है? 20 न्यूटन। क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझ सकते हो आप? इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, और जो ग्राउंड है वो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस तरफ n। बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, तो n की वैल्यू 20 है, तो ये 0.1 इंटू 20 हो जाएगा। तो विल इट बी इक्वल टू 2 न्यूटन। So we are having both the forces now. One is 7 Newton on the right, another is kinetic friction force 2 Newton on the left. ठीक है, तो नेट फोर्स 7 न्यूटन और 2 न्यूटन के हिसाब से नेट फोर्स आ रहा है राइट हैंड साइड में। सो वी आर हैविंग आवर एक्सेलरेशन विच इज इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। और ये एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? इट इज 7 माइनस टू 5, 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है? रेस्पॉन्स थोड़ा कम है, क्लैरिटी है? इज दिस पॉइंट क्लियर? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इन 10 सेकंड्स, इसका मतलब समझो,
मतलब 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना है, तब जाके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है। सो 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, विल इट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 into 10 seconds plus half into acceleration. And what is that acceleration? It is 2.5 into t square. And what is that t? 10 seconds. तो 10 सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 100 आएगा एवरीवन। क्या आपको ये अप्लाई करना जम रहा है? गाइस ऐसा चुप बैठने से होगा नहीं बाय द वे। हाँ, क्या जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या आपको ये जम रहा है? डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक किनेमेटिक्स का इक्वेशन है। मेरा एक्सपेक्टेशन है ये आपको अभी आना चाहिए। क्या ये फॉर्मूला मैंने लगाया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। क्या ये सबको समझा है? ये सब ये आपको अभी आना चाहिए गाइस। हाँ, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अप्लाई, लर्न, सब कुछ आना चाहिए। सब बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। ओके, सारे आ गए, कुछ बच्चों के सारे आंसर्स आ गए, वेरी गुड। सो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू दैट इज कमिंग? इट इज 50 into 2.5 which is 25 into 5 which is 125 meters। तो 125 मीटर जो है ये है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इन 10 सेकंड। आइए, तो पहला जो आंसर है वो है वर्क डन। वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए, देखो 7 न्यूटन इंटू आई कैप। क्या फोर्स हमारा एक्स एक्सिस में लग रहा है? आई कैप लिखो, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या वो है? आई कैप के डायरेक्शन में ही 125 मीटर इंटू आई कैप। क्या मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 7 इंटू 125 विच इज 875, राइट? यस, 875 जूल इज माई वर्क डन, और वो पॉजिटिव आ रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टूड व्हाई इट इज पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का लग रहा है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स इज 2 न्यूटन माइनस आई कैप। पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, जहां पे फ्रिक्शन लग रही है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो है फिर से 125 मीटर इन द आई कैप डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा -250 जूल। आई होप यू गॉट दिस। सी, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 7 - 2 5 इधर। तो नेट फोर्स का वर्क डन जो होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वर्क डन बाय नेट फोर्स एज 5 न्यूटन आई कैप डॉट 125 मीटर आई कैप विच इज 625 जूल, जो कि आप इन दो वैल्यूज के सब्ट्रैक्शन से भी आपको मिल सकता है। ये 625 जूल, क्या क्लैरिटी है? ये समझा आपने? ये दोनों अप्रोच समझा, वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स निकाल लिया विच इज 7 - 2 5 इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 5 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लगा वो 5 आई कैप है डॉट कितना 125 आई कैप। तो 5 into 125 गिव यू 625। क्लियर है ये? जो कि आप 875 - 250 करके भी वही ला सकते थे। क्या क्लियरिटी है? समझा आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। इज इट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल एवरीथिंग, क्या यही फॉर्मेट में याद करो, मैंने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आपको सिखाया है। क्या आपको कुछ कुछ याद आ रहा है उससे एवरीवन? क्या आपको याद आ रहा है? उसके अंदर हम लोग लिखते थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्यूडो इज इक्वल टू डेल के। क्या उसके बाद वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस डेल यू होता था? तो माइनस डेल यू को दूसरे साइड में ले जाते, तो हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बनता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्यूडो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। यस, नो, मे बी? क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं?
So work done by all forces is equal to change in kinetic energy, right? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, व्हाट इज दिस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस? यहाँ पे देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या आ रहा है, बेसिकली थोड़ा समझते हैं। क्या ये 7 न्यूटन को किस में कैटेगराइज करोगे आप? क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? और ये जो 2 न्यूटन है, क्या ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस तो है नहीं। क्या इन दोनों का सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? So will that be 625, which is equal to change in kinetic energy? तो change in kinetic energy is 625 जूल, जितना नेट वर्क डन हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या ये सारे क्वेश्चंस आपको जमे? एवरीवन, is this point clear to everyone? I hope you got this right. एकदम बेसिक सवाल से करा रहा हूँ। इसको एकदम अच्छे से पकड़ो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, 1.8 kg block is moved at a constant speed. 1.8 kg block kg block is moved at a constant speed over a surface whose mu is 0.25. It is pulled by a force F acting at 45 degrees with horizontal as indicated. ध्यान से देखिएगा, as indicated, ठीक है। Block is displaced by 2 meter. Block is displaced by 2 meter. Find work done on the block by force F, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा ग्रेविटी। अच्छा सवाल है, अक्ल लगाने लायक। कैसे करोगे? अब मैं चाहता हूं कि कोई लोग वॉलंटियर करे इस सवालों का जवाब देने के लिए। पहला ऑप्शन के लिए कौन वॉलंटियर करना पसंद करेगा? एनीवन?
Okay, work done on block by force F. Uh, okay, यही सवाल है. A one-condition block is moved at a constant speed over a surface for which coefficient of friction is 0.25. अच्छा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से, ओके फाइन, आई एम गेटिंग सम पीपल हु कैन रेस्पॉन्ड. ओके फाइन, बोलो बोलो, सब लोग सुनना डिस्कशन. हाँ बोलो. हेलो सर. हाँ बोलो. हाँ सर, पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे फिर. मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, एक्सेलरेशन अरे क्यों हाँ, निकालेंगे? सॉरी सॉरी, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन 0 है, फिर फोर्स निकालेंगे. सॉरी सॉरी, सबसे एक मिनट पहले है सर. सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. हाँ मेरे को हेल्प करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में. फिर से मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई भी मैकेनिक्स का सवाल हो, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम सही तरीके से एकदम तमीज से बनाओ. बोलो, इसका वेट कितना लगेगा रे? वेट 18. 18 न्यूटन. ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा. हाँ सर. ये जो एफ लग रहा है, क्या इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे? हाँ सर. एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, विच विल बी एफ cos 45 डिग्री, विल इट बी एफ बाय रूट 2. F/√2. और दूसरा और ऊपर वाला भी सेम. कंपोनेंट एफ बाय रूट 2, राइट? हाँ सर. अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ पीछे, हाँ सर. जो होगा म्यू के इंटू एन, राइट? हाँ सर. म्यू की वैल्यू है 0.25, तो इट इज लाइक 0.2. 1/4 ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट? हाँ सर. अब बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सर, N/4 इक्वल टू F/√2. n/4 इज इक्वल टू f बाय रूट 2. वेरी गुड. ये सबको समझा है गाइस? ईच वन ऑफ यू शुड लिसन टू व्हाट द डिस्कशन इज हैपनिंग बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर. ओके, n/4 इज इक्वल टू f बाय रूट 2. वेरी गुड. अब मुझे एक बात बोल, वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर. तो क्या इक्वेशन बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में? सर, N इज इक्वल टू 18 माइनस F/√2. करेक्ट. या फिर n प्लस f बाय रूट 2 इज इट F/√8. इक्वल टू 18? ठीक है. क्या हाँ सर. हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हाँ. और हमारे पास अननोन कितने हैं? दो. 2. क्या हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं अननोन की वैल्यूज? हाँ सर. बोलो कितना आएगा अननोन की वैल्यूज. एवरीबॉडी शुड स्टार्ट वर्किंग नाउ. क्या n की जगह पे 4f बाय रूट 2 रख दूं हाँ सर. यहां से? हाँ, 4F बाय तो रूट. ये हो जाएगा 4f बाय रूट 2 प्लस f बाय रूट 2 इज इट इक्वल टू 18. हाँ तो सर. ये आ जाएगा 5f बाय रूट 2 इक्वल टू 18. तो f की वैल्यू है 18 रूट 2 बाई 5. हाँ सर. क्लियर है ये? 18 रूट 2 बाई 5, ये f की वैल्यू आ गई. ठीक है. हाँ. तो आपको पूछा है फाइंड द वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय फोर्स f. बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ब्लॉक इज डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर. 2 मीटर. हाँ. तो वर्क डन बाय फोर्स f पूछा जा रहा है. तो वर्क डन बाय फोर्स f, अब देखो ये फोर्स f, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे तुम? कैसे निकालोगे? ये फोर्स तो एक एंगल पे है, कैसे आगे बढ़ोगे पहले सवाल के लिए? हम्म, सर, वो Fs cos थीटा वो वाला फॉर्मूला लगेगा. cos थीटा. फाइन, बट प्रॉब्लम क्या है? इसको करने का बेटर तरीका मैं सजेस्ट करूंगा तुमको ये, कि तुम इस फोर्स को ना, जो एफ है ना, उसको कंपोनेंट फॉर्म में जो तुमने लिखा है ना यहाँ पे देखो, हाँ. उसको आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिख दो ना. हाँ. तो वो हो जाएगा एफ बाय रूट F टू बाय आई आई कैप. कैप प्लस एफ बाय रूट 2 जे कैप. हाँ सर. अच्छा, डॉट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? क्या 2 मीटर है? 2. ब्लॉक इज हाँ डिस्प्लेसमेंट 2 सर. मीटर. हाँ. तो क्या इसको मैं लिख दूं 2 आई कैप? 2 आई कैप. हाँ सर. ठीक है. हाँ. समझा क्या? हाँ सर.
समझा क्या? हाँ सर। ओके। अब देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 आई कैप में होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी अक्कल लगाना, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट ना वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी, सिर्फ हाँ सर, हॉरिजॉन्टल क्योंकि होगी। क्योंकि 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 सर 2 i कैप प्लस 0 j कैप होगा वो, तो 0 × f/2 2 आई 0 कैप होगा। प्लस 0 जे कैप होगा, बराबर है। बट ये 0 जे कैप इसलिए होगा क्योंकि तुमको पता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, राइट? हाँ हाँ सर। कैसे पता चला तुमको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा? एवरीवन पे अटेंशन टू द डिस्कशन। हाँ, क्योंकि वो 18 × √2/5 मतलब कैपेबल नहीं है कि वो उस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा। करेक्ट करेक्ट। 18 इंटू √2/5, एक्चुअली ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो f/√2 है, राइट? तो हाँ f/√2 करेगा तो 18/5 आएगा। हाँ, और 18/5 है। नीचे लग रहा है 18, राइट? हाँ तो हाँ सर। 18/5 18 को लिफ्ट नहीं कर सकता, राइट? हाँ हाँ सर। इसीलिए जो भी डिस्प्लेसमेंट ये 2 मीटर बोला है, बच्चे को एकदम 100% श्योर होना चाहिए कि ये 2 मीटर बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। क्या चमका है? हाँ सर। तो आपका ये जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं रही। क्या ये हाँ सर। मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ? बोलो हाँ या ना। तो क्या हाँ आपका सर। रिजल्ट आ जाएगा f/√2 इंटू 2। हाँ सर। तो क्या ये मेरा थर्टी आंसर है? सिक्स बाय फाइव तो आएगा। f/√2 आ जाएगा 18/5 इंटू 2। क्या 36/5 जूल मेरा वर्क डन होगा? हाँ सर। वेरी गुड, very good. I want another participant for the next question. Friction. Who wants to answer this? Put your hands down, please. I want another person who wants to answer the work done by friction wala part. Who wants to answer this? Who wants to answer this? ये आसान है। क्या फ्रिक्शन फोर्स है 1/4n? Yeah, anyone wants to answer this? No one? Okay. फ्रिक्शन फोर्स क्या 1/4n है? और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू देखो यहाँ पे आई है, इट इज 4/√2f। f की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो n की जो नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी फ्रिक्शन है, ये है 1/4 इंटू n। और n की वैल्यू है 4/√2f। समझ रहा है क्या ये? सबको समझ रहा है? Guys, are you understanding? I want to keep a track on all students. If you do not respond, you will not learn. इसीलिए क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ बच्चों के साथ रेस्पॉन्स किया जाता है ताकि आप उस रेस्पॉन्स को सुने, वो इंटरव्यू को सुने। क्या क्लैरिटी यही है? सो 1/4n, ये 1/4n, n की वैल्यू क्या है? ये 4f/√2 है गाइस। और f की वैल्यू है 18√2/5। डाल दें। क्या 18/5 हो गया? तो फ्रिक्शन फोर्स है 18/5 न्यूटन। अभी वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। सुनो, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? पीछे। तो क्या ये हो जाएगा 18/5 माइनस आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। क्या ये 2 आई कैप, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये 2 आई कैप पूरा हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो क्या अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा -36/5 जूल? हाँ कि ना? क्लियर है ये? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी मिल गया मुझे। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। ये बहुत आसान है, मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या 0 आएगा? क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है? वेरी गुड। क्या क्लैरिटी यही है? 0 के बाद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया भाई? 0 ही आएगा ना, जमीन के साथ हमेशा कांटेक्ट है, तो जमीन को छोड़ ही नहीं रहा है। तो mg के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ कहाँ? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? समझे क्या? क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्या ये एकदम दिमाग में घुसा है ये बेसिक क्वेश्चंस गाइस? इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं होगा इसके बिना। क्या क्लैरिटी है ये? गुड गुड गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है?
ये देखो एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, देखो तो, a block of mass, I need response from students on this question. I need volunteers who can have a guided discussion with me so that all the other students can benefit, right? Question देखो, a block of mass 20 kg is slowly, a block of mass 20 kg is slowly slid up, on a smooth incline of angle, that is angle of inclination 53 degree, by a person. Calculate the work done by person in moving, calculate the work done by person in moving the block through a distance, moving the block through a distance of 5 meter, 4 meter, if the driving force is parallel to incline in the horizontal direction. Take G as 10 meter per second square. ठीक है? So this was the question. A block of mass 20 kg slowly slid up on a smooth incline of angle 53 degree by a person. तो इसका डायग्राम देखो, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री है, ठीक है? स्मूथ इंक्लाइन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसको 20 kg slowly slid up on a smooth incline of angle 53 degree by a person. तो स्लोली स्लिड डाउन का क्या मतलब है? पहला बात तो ये, अच्छा कोई वॉलंटियर है क्या? एनी वॉलंटियर? आई नीड अ पर्सन जिसके साथ डिस्कशन होगा between me and him or her, and other students would listen to how the discussion is going on. Who is the volunteer here? Anyone? I need a volunteer. Guys, respond. आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे वॉलंटियर चाहिए, तभी इफेक्टिवनेस बढ़ेगा इस सवाल का। आई नीड अ वॉलंटियर। जो वॉलंटियर होगा वो सबसे ज्यादा सीखेगा। अरे आंसर रेज हैंड यार। नो वन? ओके, देखो ध्यान सुनना। A block of mass 20 is slowly slid up on a smooth incline of angle 53 degree by a person. तो पर्सन ने ऐसे फोर्स लगाया है, ठीक है, ऐसे लगाया होगा तभी तो स्लोली स्लिड अप है ना, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब स्लोली स्लिड का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0। क्या क्लियर है ये? अब देखो स्लोली स्लिड अप है, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये फोर्स और जो mg लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? सो ये 200 का इधर वाला कंपोनेंट 200 cos 53 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट 200 sin 53 डिग्री। sin 53 डिग्री इज cos 37, 200 इंटू cos 37 जो है वो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 4/5, which is 200 into 4/5 is 160,
क्या ये 160 न्यूटन है? बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन 0 है, कैन आई से फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज इट इज, ये सही किया है मैंने, ठीक है, 160 बिकॉज, सुनो ध्यान से, अब देखो मैं पहला सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने फोर्स पैरेलल लगाया। अब देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है, सब लोग ध्यान से देखिए, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या ये जो फोर्स और ये 160 है क्या ये बराबर हो जाएगा? तो पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला चीज जो हमारा निकला है वो है एफ की वैल्यू 160 न्यूटन। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्लियर है? एफ की वैल्यू 160 न्यूटन आई, क्लियर है ये? अगर एफ की वैल्यू 160 न्यूटन आई है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक, ये वर्क डन बाय द पर्सन, ये पर्सन ने ही तो एफ लगाया है, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन बोले या वर्क डन बाय एफ फोर्स बोला जाए, ये दोनों सेम है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन इन मूविंग अ ब्लॉक टू डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तो फोर्स 160 न्यूटन है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 4 मीटर की हो रही है। तो क्या आपकी वर्क डन जो होगी यहाँ पे, क्या वो हो जाएगी 160 इंटू 4 विच इज 640 न्यूटन, सॉरी 640 जूल। क्या क्लैरिटी है ये? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। समझे क्या? पहला सवाल डन है। दूसरा सवाल के लिए, ये समझा क्या सबको? पहला सवाल डन है, क्लियर है ये? बहुत से बच्चे बोल रहे सर आपने ये वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं किया, इसकी जरूरत हमें नहीं है, अभी तो हमने इसे रिजॉल्व ही नहीं किया, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से काम किया क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व भी नहीं किया, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। क्लैरिटी है ये? अब देखो दूसरा जो सवाल है, सुने, वो है इफ द ड्राइविंग फोर्स इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ड्राइविंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब क्या? ये लगाया आपने ड्राइविंग फोर्स के ऊपर ऐसे एफ, और ड्राइविंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ड्राइविंग फोर्स है, अब देखो सारे फोर्सेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये था 200 न्यूटन, फ्री बॉडी डायग्राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो 200 न्यूटन के दो कंपोनेंट करने हैं, एक इधर एक इधर। ये वाला कंपोनेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, दिस इज 160 न्यूटन, तो ये 160 न्यूटन में लिख देता हूँ। और ये जो एफ है, इस एफ के भी दो कंपोनेंट करने हैं, एक है अलोंग द परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन और दूसरा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल 53 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 53 डिग्री होगा, तो एफ cos 53 डिग्री अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगेगा। इसका वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है, क्या वो हो जाएगा f cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री sin 37, क्या ये f इंटू 3/5 है? अब फील करो, बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन 0 है ऑल्सो, इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 बिकॉज स्लोली स्लेड अप है, तो क्या अब 3/5 है क्या 160 के बराबर होगा एवरीवन? तो f की वैल्यू आ जाएगी 160 इंटू 5/3, राइट? तो वर्क डन जो होगा, क्या वो हो जाएगा 160 इंटू 5/3, ठीक है, 160 इंटू 5/3, ये f आया, पर मुझे तो 3/5 f चाहिए, इसका ही वर्क डन चाहिए क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, उसका तो कोई वर्क डन होगा नहीं। सो ये जो 3/5 f है, ठीक है, तो f की वैल्यू ये आ गई, तो 3/5 f, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3 3 कट 5 5 कट, क्या ये 160 आएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, क्या ये आ जाएगा 640 जूल, क्या ये आ जाएगा 640 जूल एवरीवन? क्या ये समझा? क्या ये समझा एवरीवन? तो हॉरिजॉन्टल जब हुआ, हॉरिजॉन्टल जब हुआ तो वर्क डन इफ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन हुआ,
तब भी वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 640 जूल। अगर नहीं हुआ तब भी वर्क डन जो आ रहा है, देखो जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका वर्क डन जो ले रहे हैं वो भी 640 जूल आ रहा है। क्या ये इंटरेस्टिंग चीज आप समझ पाए एवरीवन? क्या ये समझा? क्लियर है? क्लियर है ये? क्लियर है? ओके फाइन। So it's almost time now. So I would stop here for the day and we'll continue this discussion tomorrow. कल हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखेंगे, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, इन सब के बारे में और बात करेंगे कल। ठीक है? I will stop here. I hope you learned a lot today. Thank you very much.